नमस्कार, मैं राकेश अंदानिया एक बार फिर हाजिर हूं विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आविष्कार से जुड़ी ताजा जानकारियों के साथ। आज हम आपको बताएंगे शमा और परवाने से जुड़ा वैज्ञानिक राज, जानेंगे क्या है चिकित्सीय प्रोटीन उत्पादन का नया तरीका और कैसे की मानव ने खेती की शुरुआत। तो शुरू करते हैं ज्ञान विज्ञान का ये रोमांचक सफर। वो दौर लगभग खत्म हो गया जब लोग दिए और लालटेन की रोशनी में जीवन गुजारते थे। उनकी जगह बिजली के बल्ब और ट्यूबलाइट ने ले ली। लेकिन एक चीज हमेशा से कॉमन है, रोशनी पर मंडराने वाले कीट पतंगे, जिन्हें शायरी की जबान में परवाना कहते हैं। तो चलिए आज यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये परवाने रोशनी पर क्यों मंडराते हैं। तू कहीं हो दिले दीवाना वहां पहुंचेगा, शमा होगी जहां परवाना वहां पहुंचेगा। यूं तो ये शायर का ख्याल है, लेकिन इससे प्रकृति की एक सच्चाई भी जाहिर होती है। रोशनी पर कीट पतंगों का मंडराना, इसी अनुभव का फिल्मी गानों और शायरी में मोहब्बत दर्शाने के लिए खूब इस्तेमाल किया गया। पर क्या हम जानते हैं कि ये कीट पतंगे दिए, मोमबत्ती या फिर बल्ब, ट्यूबलाइट जलते ही उसके पास क्यों खिंचे चले आते हैं? बारिश के मौसम में तो ये नज़ारा स्ट्रीट लाइट से लेकर घर के अंदर तक देखने को मिल जाता है। इसका कोई वैज्ञानिक कारण ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इस बात की पड़ताल लंबे समय से चली आ रही थी। इसके कई नतीजे भी हमारे सामने आए। जैसे कहा गया कि कीट पतंगे इन कृत्रिम रोशनियों को चंद्रमा समझकर दिशा निर्धारण के लिए उसके पास आ जाते हैं, या वो रोशनी नहीं बल्कि उसकी गर्मी की ओर आकर्षित होते हैं। हाल ही में एक अध्ययन के जरिए शोधकर्ताओं ने इस राज को गहराई से समझने का प्रयास किया। कीट पतंगों और रोशनी के बीच संबंध को समझने के लिए शोधकर्ताओं ने मोशन कैप्चर कैमरा और स्टीरियो वीडियोग्राफी का प्रयोग कर उनके व्यवहार को कैप्चर किया। इस रिकॉर्डिंग का अध्ययन करने से पता चला कि कीट पतंगे यानी परवाने हमेशा अपनी पीठ को रोशनी की ओर रखने का प्रयास करते हैं, जो पृष्ठीय प्रकाश प्रतिक्रिया कहलाती है, और अपनी पीठ को रोशनी की ओर करने की कोशिश में वो रोशनी के चक्र में फंस जाते हैं और बस फिर आसपास मंडराते रहते हैं। आमतौर पर कीट पतंगों की पीठ चमकीली होती है और वो इसका प्रयोग प्रकाश परावर्तन के लिए करते हैं। यही पृष्ठीय प्रकाश प्रतिक्रिया उन्हें ऊपर नीचे का निर्धारण करने और सीधी दिशा तय करने में मदद करती है। लेकिन कृत्रिम प्रकाश में यही चमक उन्हें भ्रम में डाल देती है। तो ना तो परवाना शम्मा से मोहब्बत करता है और ना ही उसे जलने का शौक है। वो बेचारा तो इस रोशनी के चलते चक्कर में फंस जाता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने चिकित्सीय प्रोटीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए एक कारगर तरीका विकसित किया है। चिकित्सीय प्रोटीन की जरूरत गंभीर और विशेष बीमारियों जैसे कैंसर आदि के इलाज में पड़ती है। वैज्ञानिकों ने खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को प्रिजर्व करने वाले आम खाद्य योजक मोनोसोडियम ग्लूटामेट से प्रोटीन उत्पादन का विकल्प तैयार किया है। क्या है इसके फायदे, जानते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने चिकित्सीय प्रोटीन के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए एक नया और सुरक्षित तरीका विकसित किया है। ये तरीका आम फूड एडिटिव मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी MSG पर आधारित है, जो प्रोटीन उत्पादन को सक्रिय करता है। ये पारंपरिक मेथनॉल आधारित प्रक्रिया का सुरक्षित विकल्प है। पारंपरिक विधियों में एक ईस्ट का उपयोग बड़े बायोरिएक्टरों में किया जाता है, जो जीन संवर्धन करता है। इसका प्रमोटर जीन मेथनॉल से सक्रिय होता है, जिससे वांछित प्रोटीन का उत्पादन होता है। हालांकि मेथनॉल ज्वलनशील और खतरनाक होता है, जिसके लिए सख्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है।
साथ ही ये हानिकारक बायो प्रोडक्ट्स उत्पन्न करता है जो ईस्ट कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। भारतीय विज्ञान अनुसंधान बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने पाया कि MSG ईस्ट जीनोम में एक अलग प्रमोटर को सक्रिय कर सकता है जो एक काइनेज एंजाइम को कोड करता है। इस तरह प्रमोटर को MSG के साथ सक्रिय करने से मेथनॉल आधारित प्रक्रिया की तरह ही प्रोटीन उत्पादन हुआ। शोधकर्ताओं ने SARS-CoV-2 पर अपने सिस्टम का परीक्षण किया और पाया कि इसमें मेथनॉल विधि की तुलना में 2 गुना अधिक प्रोटीन उत्पन्न किया। इस स्वदेशी प्रणाली के लिए उन्हें भारतीय पेटेंट मिल चुका है और वे अमेरिकी पेटेंट के लिए आवेदन कर चुके हैं। IISc के बायोकेमिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर PN रंगराजन ने कहा कि ये नई स्वदेशी अभिव्यक्ति प्रणाली बायोटेक उद्योगों में मूल्यवान प्रोटीन जैसे दूध और अंडे के प्रोटीन, बेबी फूड सप्लीमेंट्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स और चिकित्सीय अणुओं को बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में सक्षम है। MSG आधारित ये नया दृष्टिकोण विभिन्न क्षेत्रों में पुनः संयोजक प्रोटीन की बढ़ती मांग को सेफ और सस्टेनेबल तरीके से पूरा करता है। खेती एक ऐसी विधा है जिस पर सिर्फ मानव ही नहीं बल्कि दूसरे जीव जंतुओं का भी जीवन निर्भर करता है। खेती में उत्पादकता बढ़ाने के लिए आज आधुनिक विज्ञान का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कृषि परंपरा की शुरुआत कैसे हुई, कैसे मानव खेतों का मालिक बना और उसने इसे एक रोजगार की तरह अपनाना शुरू किया। चलिए आज मानव की इस खोज पर बात करते हैं। आज के आधुनिक समय में लोगों के पास खाने के बहुत से विकल्प मौजूद हैं, जैसे दाल रोटी, चावल, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज और भी बहुत कुछ। इंसानों ने अपने स्वाद अनुसार समय के साथ खाना बनाने के तरीके में इवॉल्व किया है, लेकिन इन सभी स्वाद के पीछे कारण खेत से उगाए हुए अनाज हैं, जिसने इंसानों को सदियों से जीवन यापन करने में मदद की है। तो आइए आज जानते हैं इंसानों ने कैसे और कब खेती की शुरुआत की। खेती की शुरुआत का सटीक आकलन मुश्किल है, लेकिन माना जाता है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कृषि स्वतंत्र रूप से शुरू हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि मानव ने 104,000 साल पहले जंगली अनाज एकत्र किए थे। सबसे पहले खाने वाली घासों की खेती का सबूत 21,000 साल ईसा पूर्व का है, जब लोगों ने गैलीली सागर के तट पर खेती की थी। लगभग 12,000 साल पहले खेती के कारण ही लोग स्थायी बस्तियों में रहने लगे। 9,500 साल ईसा पूर्व तक 8 नवपाषाण फसलें जैसे गेहूं, आइकॉर्न गेहूं, जौ, मटर, दाल, छोले और सन लेवेंट उगाई जाती थी। दक्षिण अमेरिका में कृषि 9,000 ईसा पूर्व शुरू हो गई थी, जहां आलू, सेम, टमाटर, मूंगफली और कसावा उगाए गए। न्यू गिनी में 7,000 ईसा पूर्व गन्ना और जड़ वाली सब्जियों की खेती की शुरुआत हुई। ऑस्ट्रेलिया में भी खेती का प्राचीन इतिहास है, जहां बुडज बिम में 6,600 ईसा पूर्व यम और केले उगाए गए। चीन में 6,200 ईसा पूर्व चावल उगाया गया, जिसके बाद मूंग, सोया और अजूकी बीन्स की खेती की गई और कपास को पेरू में 4,200 साल ईसा पूर्व उगाया गया था। कांस्य युग यानी लगभग 3,300 साल ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया, प्राचीन मिस्र, सिंधु घाटी, प्राचीन चीन और ग्रीस में कृषि का विकास हुआ। 100 साल ईसा पूर्व से 1600 ईस्वी तक कृषि और जनसंख्या में वृद्धि जारी रही। नवपाषाण काल की कृषि क्रांति के बाद पिछले 200 सालों में सिंचाई, क्रॉप रोटेशन और फर्टिलाइजर्स का उपयोग बहुत तेजी से विकसित हुआ। साल 1900 के बाद से कृषि उत्पादकता में मशीनीकरण, सिंथेटिक उर्वरकों, कीटनाशकों और चयनात्मक प्रजनन के कारण बहुत वृद्धि हुई है। आधुनिक कृषि ने सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय मुद्दों को जन्म दिया है, जिसमें जल प्रदूषण, जैव ईंधन और कृषि सब्सिडी शामिल हैं। और इसी वजह से आज के समय में विकल्प के रूप में जैविक खेती सामने आई है।
और इस वक्त विज्ञान जगत में क्या कुछ नया हो रहा है, जानने के लिए नजर डालते हैं विज्ञान जगत की कुछ ताजा गतिविधियों पर। सैन डिएगो के स्क्रिप्प इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशियोनोग्राफी में भौतिक समुद्र विज्ञानी लिया सीगलमैन के द्वारा किए गए हालिया शोध से पता चलता है कि बृहस्पति ग्रह के ध्रुवीय क्षेत्रों में होने वाले तूफान पृथ्वी के महासागरों में होने वाली प्रक्रियाओं से मेल खाते हैं। नासा के जूनो अंतरिक्षयान द्वारा 2022 में कैप्चर किए गए बृहस्पति के चक्रवातों की उच्च रिजोल्यूशन इमेजेस का विश्लेषण किया था। दोनों ग्रहों के बीच जियोफिजिकल समानताओं के कारण हमें बृहस्पति पर होने वाले साइक्लोन को समझने में मदद मिल सकती है। सीगलमैन ने 2018 में दोनों ग्रहों पर होने वाले प्रक्रियाओं का अध्ययन करते समय पृथ्वी और बृहस्पति के बीच इन समानताओं को पहली बार देखा था। ऑस्ट्रेलिया स्थित कर्टिन विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किए गए नए शोध ने पश्चिमी क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई 100 मिलियन वर्ष पुरानी जीवाश्म हड्डियों की पहचान टेरोसॉर की एक नई पहचान की गई प्रजाति के रूप में की है, जो एक उड़ने वाला रेप्टाइल था और डायनासोर के बीच रहता था। इसे हेलिस्किया जीनस के रूप में जाना गया। क्रोनोसॉरस क्रोनर संग्रहालय के क्यूरेटर केविन पीटरसन द्वारा 2021 में खोजे गए जीवाश्म अवशेष इस टेरोसॉर के पाए गए हैं। कर्टिन स्कूल ऑफ अर्थ एंड प्लैनेटरी साइंसेज की पीएचडी छात्रा एडल पेंटलैंड ने नमूने की पहचान एंगोरियन के रूप में की, जो एक टेरोसॉर का एक समूह था जो दुनिया भर में पाया जाता था, जिसमें ब्राजील, इंग्लैंड, मोरक्को, चीन, स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 4.6 मीटर पंखों के फैलाव के साथ टेरोसॉर लगभग 100 मिलियन साल पहले एक भयानक शिकारी रहा होगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे ऐसी नई पुरानी रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।